20 दिसंबर 1968 को एक नौजवान कपल गाड़ी में अपनी पहली डेट पे निकला था। उनको प्राइवेसी चाहिए थी, इसीलिए उन्होंने कैलिफोर्निया में हरमन लेक की तरफ गाड़ी मोड़ दी। गाड़ी में 16 साल लड़की बेटी लू जेनसन और 17 साल का लड़का डेविड फ्राडे दोनों इस बात से बेखबर थे कि एक अजनबी आदमी इनका पीछा कर रहा है। अभी वो लेक हरमन के पास रुके ही थे कि पीछे से अजनबी गाड़ी आई, जिसमें बैठे शख्स ने डेविड और बेटी को गाड़ी से उतरने का कहा। जब उन्होंने मना किया तो उस शख्स ने उनको डराने के लिए उनकी गाड़ी के पिछले व्हील पे एक फायर कर दिया। डर के मारे डेविड और बेटी फौरन गाड़ी से निकल कर भागे, जिस पर उस शख्स ने उन दोनों को गोली मार दी। डेविड को सर पे तो बेटी को 5 गोलियां उसकी पीठ पर लगी। इस सीन के बाद वो शख्स फौरन मौके से फरार हो गया। यही वो दिल दहला देने वाला वाकया था जिसने एक बदनामे ज़माना सीरियल किलर की तलाश की शुरुआत की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज़ोडिएक किलर की। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, ज़ोडिएक किलर 20वीं सदी के सबसे डरावने सीरियल किलर्स में से एक है। 1960s और 70s के दरमियान उसने अपने खौफनाक हमलों से पूरे सैन फ्रांसिस्को को डरा रखा था। वो अखबारों और पुलिस वालों को लेटर भेजता, फख्र से अपने कत्ल का एतराफ़ करता और उनको सुलझाने के लिए पहेलियां भी भेजता था। अपने पहले 2 मर्डर करने के बाद वो 6 महीनों तक चुप बैठा रहा, लेकिन फिर दोबारा से नमूदार हुआ एक दूसरे मर्डर केस के साथ। 4 जुलाई 1969 ये अमेरिका में इंडिपेंडेंस मनाने का दिन था। 18 साल डैर्लिन फेरिन और 16 साल माइकल मेजल फायरवर्क्स का सामान लेने गाड़ी में निकले थे। उन्होंने नोटिस किया कि कोई अजनबी गाड़ी उनका पीछा कर रही है। गाड़ी को धोखा देने के लिए वो ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क की पार्किंग में टर्न हो गए, लेकिन पीछा करता अजनबी भी उनके पीछे ही पार्किंग में आ गया। पहले उसने अपनी गाड़ी उनके बराबर में लगाई, लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद गाड़ी रिवर्स करके चला गया। ये देखते हुए डार्लिन और माइकल ने एक सुख का सांस लिया, पर यह सुख सिर्फ कुछ ही लम्हों का मेहमान था। अजनबी गाड़ी दोबारा से आई और इस बार उनकी गाड़ी का रास्ता ब्लॉक करके पीछे पार्क हो गई। उसमें से एक शख्स निकला जिसके हाथ में एक पावरफुल फ्लैश लाइट थी, जो उसने डार्लिन और माइकल के मुंह पे मारी। शुरुआत में उनको लगा कि शायद कोई पुलिस ऑफिसर है, लेकिन इसके साथ ही उस शख्स ने उन दोनों पर गोलियां चला दी और फौरन गाड़ी में बैठकर फरार हो गया। डार्लिन तो मौके पर ही मर गई, पर माइकल जख्मी हालत में जिंदा बच गया था। कुछ देर बाद पास मौजूद 3 बच्चों ने पुलिस को बुला लिया। माइकल ने कातिल का चेहरा देख लिया था, जिसकी मदद से पुलिस ने बाद में कातिल का स्केच बनवा लिया। इस वाक़े का सबसे हैरान कुन मरहला ये था कि उसी दिन कत्ल के बाद रात के 12:40 पर वेलियो पुलिस डिपार्टमेंट को एक अजनबी शख्स की कॉल आती है, जो वो किसी फ़ोन बूथ से कर रहा था, पर उसने कुछ बोलने से पहले ही फ़ोन काट दिया। ये ज़ोडिएक किलर की जानिब से पुलिस को की जाने वाली सबसे पहली फ़ोन कॉल थी। करीब 1 महीने के बाद 1 अगस्त 1969 को ज़ोडिएक किलर ने 3 अलग अलग न्यूज़पेपर्स को लेटर लिखे। उसने लेटर में लेक हरमन में हुए मर्डर्स और इंडिपेंडेंस डे पर ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क में मरने वाली लड़की के कत्ल की जिम्मेदारी भी कबूल की। अपनी बात को साबित करने के लिए उसने कुछ ऐसी डिटेल्स बताई जो सिर्फ पुलिस को पता थी, जैसा कि कौन सी बुलेट फायर की गई थी, कितनी गोलियां लगीं और विक्टिम्स ने कौन से कपड़े पहन रखे थे। लेटर के साथ ज़ोडिएक किलर ने एक इनकोडेड मैसेज भी साथ ही भेजा था और उसने डिमांड की कि ये साइफर अगले दिन न्यूज़पेपर में छप जाना चाहिए, वरना वो मजीद कत्लो गारत करेगा। ये इनकोडेड साइफर इंटेलिजेंस एजेंसीज को डिकोडिंग के लिए भेज दिया गया, लेकिन फिलहाल ये साइफर क्रैक ना हो सका। अगले दिन न्यूज़पेपर में साइफर पब्लिश होने के बाद सैन फ्रांसिस्को से ताल्लुक रखने वाले एक कपल ने इस साइफर को उसी दिन क्रैक कर लिया। उसमें लिखा था, I like killing because it is so much fun. It is more fun than killing wild game in the forest because man is the most dangerous animal of all to kill. साइफर में उसने ये भी लिखा था कि वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करता है और जो लोग वो मार रहा है वो मरने के बाद वाली जिंदगी में उसके गुलाम बनेंगे। न्यूज़पेपर को लिखे लेटर्स के बाद 2 महीने तक खामोशी रही, पर ज़ोडिएक किलर एक बार फिर से नए केस के साथ नमूदार हुआ। 27 सितंबर 1969 को एक कॉलेज का कपल पिकनिक मनाने बेरिएसा लेक के किनारे पर मौजूद था। ब्रायन हार्टनेल और सेसेलिया शेपर्ड।
उन्होंने नोटिस किया कि एक आदमी उनके करीब आ रहा है। उसने काला हुड पहन रखा था जिस पर ज़ोडिएक का सिंबल बना हुआ था। करीब आते ही ज़ोडिएक ने अपनी गन निकाली और कपल से पैसे और गाड़ी की चाबियां मांगी। ब्रायन के पास उस वक्त 75 सेंट्स थे जो उसने गाड़ी की चाबी के साथ उसको दे दिए। इतने में उसने ब्रायन को गाड़ी की चाबी वापस की और बंदूक के जोर पर उन दोनों के हाथ रस्सी से बांध दिए। फिर उसने अपना चाकू निकाला और दोनों पर कई वार किए। ये सोचते हुए कि दोनों मर गए हैं, ज़ोडिएक किलर वापस गाड़ी की तरफ गया और कपल की गाड़ी पर एक मैसेज लिखकर वहां से फरार हो गया। उस मैसेज में जगह का नाम, डेट, टाइम और हथियार का नाम लिखा था। पास मौजूद एक मछेरे को कपल जब जख्मी हालत में मिला तो उस वक्त उनकी सांसें चल रही थी। हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन सिसिलिया जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसी, जबकि ब्रायन बच गया, जिसने पुलिस को वाकये के बारे में सब कुछ डिटेल में बता दिया। अपने पिछले कत्ल की तरह ज़ोडिएक ने उसी दिन रात को 7:40 पर पुलिस को फोन किया और मर्डर की सारी डिटेल्स बता दी। यहाँ पुलिस ने ज़ोडिएक की कार्रवाइयों में एक खास पैटर्न ढूंढ निकाला था। पहला, वो सिर्फ जवान कपल्स को ही टारगेट करता था। दूसरा, उसके हमले वीकेंड्स को ही होते थे या छुट्टियों के करीब। तीसरा, वो या तो रात के अंधेरे में हमला करता था या फिर शाम के वक्त जब हल्की हल्की रोशनी होती है। चौथा, वो जो भी कत्ल करता फख्र से उसका एतराफ करता, जैसे अथॉरिटीज को चैलेंज कर रहा हो। पांचवा, ज्यादातर मर्डर्स वहीं किए जाते जो जाने माने डेटिंग पॉइंट्स थे। छठा, ज्यादातर मर्डर्स गाड़ी में किए जाते और आखिर में सातवां पैटर्न ये था कि ज्यादातर मर्डर्स पानी के करीब होते थे। इन 7 पैटर्न से ये जाहिर होता है कि शायद ज़ोडिएक मोहब्बत से मायूस है या उसकी लड़कियों से खास नफरत है, क्योंकि पिछले 3 में से 2 हमलों में लड़के बच गए थे। हालांकि पुलिस को इस बात का इल्म नहीं था कि ज़ोडिएक का अगला टारगेट इस पैटर्न को तोड़ने वाला है। पिछले मर्डर से सिर्फ 2 हफ्ते बाद 11 अक्टूबर 1969 को ज़ोडिएक ने पॉल स्टीन नामी एक कैब ड्राइवर को रात के 9:30 बजे रोका और उसे प्रेसिडियो हाइट्स की मैपल स्ट्रीट जाने को कहा। जब ड्राइवर अपनी मंजिल पर पहुंच गया तो ज़ोडिएक ने पहले गाड़ी रुकने का इंतजार किया और फिर पॉल स्टीन को पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट कर दिया। उसके बाद ज़ोडिएक उतरकर आगे पैसेंजर सीट पे बैठा और पॉल की शर्ट का एक पीस काट कर अपने साथ ले गया। इस मर्डर के दौरान पास मौजूद बिल्डिंग के 2nd फ्लोर से 2 बच्चे ये सारा मंजर देख रहे थे। उन्होंने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन उनसे गलती ये हुई कि उन्होंने ज़ोडिएक का होलिया बताते वक्त उसका रंग ब्लैक बता दिया। उसी एरिया में एक पुलिस कार पेट्रोलिंग पे निकली हुई थी। उन्होंने फौरन मैपल स्ट्रीट का रुख किया और रास्ते में उनका टकराव ज़ोडिएक से हुआ, जो हल्की धुंध के बीच पैदल चल रहा था। अब क्योंकि पुलिस किसी काले रंग के शख्स को ढूंढ रही थी, इस वजह से उनका ज़ोडिएक पर ज्यादा शक नहीं गया, क्योंकि ये ब्लैक नहीं था। पुलिस ने ज़ोडिएक से रुक कर पूछा जरूर कि क्या उन्होंने इस एरिया में कुछ अजीब सा देखा है। आगे से ज़ोडिएक ने बताया कि अगली गली में एक शख्स गन लहराता हुआ गया है, लिहाजा पुलिस जल्दबाजी में उसी डायरेक्शन में चली गई। हालांकि पुलिस ऑफिसर्स अगर उतरकर ज़ोडिएक को देखते तो उनको उसकी जैकेट पर खून के धब्बे नजर आ जाते। ज़ोडिएक एक बार फिर से पुलिस की गिरफ्त से भागने में कामयाब हो चुका था, लेकिन पुलिस को पॉल स्टीन की गाड़ी से ज़ोडिएक के फिंगरप्रिंट्स मिल गए। कुछ दिनों के बाद ज़ोडिएक ने न्यूज़पेपर्स को दोबारा से लेटर्स लिखे और पॉल स्टीन की हत्या का सारा किस्सा हूबहू बता दिया, और साथ में सबूत के लिए पॉल स्टीन की शर्ट का पीस भी भेज दिया। इस बार उसने स्कूल बस पे हमला करने की धमकी दी थी। इस धमकी से पूरे एरिया में खौफ की लहर दौड़ गई और पुलिस ने अगले कई हफ्तों तक सारी स्कूल बसेस का पीछा करना शुरू किया, लेकिन स्कूल बस पे कभी भी कोई हमला नहीं हुआ। जिन बच्चों ने ज़ोडिएक को देखा था, उनकी मदद से ज़ोडिएक का एक नया फ्रेश स्केच बनवाकर तमाम टैक्सी ड्राइवर्स के बीच फैला दिया गया। पर इस बार ज़ोडिएक एक नए तरीके से मैदान में उतरा। टैक्सी ड्राइवर को मारने के ठीक 10 दिनों के बाद 22 अक्टूबर 1969 को ज़ोडिएक ने ओकलैंड पुलिस डिपार्टमेंट में फोन किया और कहा कि वो मेल्विन बेली, जो कि उस वक्त एक जाने माने वकील थे, उनसे टीवी शो में बात करना चाहता है। ये चैनल 7 का टॉक शो था जो उस दिन वक्त से पहले ही शुरू हो गया। कुछ देर वेट करने के बाद ज़ोडिएक ने कॉल की, लेकिन फोन काट दिया।
जब अगली बार उसने फोन की तो ये कॉल ज्यादा टाइम तक चली। इस कॉल में ज़ोडिएक ने अपना नाम सैम बताया। पूरे शो के दौरान 35 बार उसने कॉल्स की, जिनमें से सिर्फ 12 ही ऑन एयर हुई। कॉल्स के दौरान वकील ने कुछ सवालात किए जिस पर सैम उल्टे सीधे ही जवाब देता रहा। बाद में मालूम पड़ा कि ये ज़ोडिएक ने कॉल ही नहीं की थी, क्योंकि जिन लोगों ने ज़ोडिएक की असल आवाज सुन रखी थी उन सब ने कहा कि ये ज़ोडिएक की आवाज नहीं है। इन्वेस्टिगेशन से मालूम पड़ा कि ये कॉल नेपा स्टेट हॉस्पिटल में मौजूद किसी मेंटल पेशेंट ने की थी। टीवी शो ड्रामा के चंद हफ्तों के बाद न्यूज़पेपर्स को ज़ोडिएक की तरफ से 2 और लेटर्स रिसीव हुए। इन लेटर्स के बीच में एक इनकोडेड साइफर था जो वो न्यूज़पेपर में दोबारा से पब्लिश करवाना चाहता था। पहला साइफर जो कि एक ही दिन में क्रैक हो गया था, इस बार वाला काफी ज्यादा मुश्किल था, जो अगले 50 सालों तक डिकोड नहीं हो सका। चंद साल पहले 2020 में 3 कोड ब्रेकर्स ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से इस साइफर को डीकोड किया। इस साइफर में ज़ोडिएक ने अपने बारे में तो कुछ नहीं बताया, ना ही और कुछ इम्पोर्टेंट क्लू दिया, बल्कि ये जरूर कहा कि टीवी टॉक शो में कॉल करने वाला कॉलर मैं नहीं था। जबकि साइफर के साथ जो लेटर उसने न्यूज़पेपर एडिटर के नाम लिखे थे, उसमें पुलिस को आखिरकार एक क्लू मिल ही गया। वो इस बार पुलिस को धमकी दे रहा था कि उसने एक बॉम्ब बना लिया है जो उसकी बेसमेंट में पड़ा है। कई पेजेस पे लिखे इस लेटर में काम की सिर्फ यही एक चीज थी। अगर वो वाकई सच बोल रहा था तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़ोडिएक किसी अपार्टमेंट में नहीं बल्कि घर में रहता है जहां बेसमेंट हो सकती है, और उस वक्त बेसमेंट्स बे एरिया में इतनी कॉमन नहीं थी, यानी ज़ोडिएक बे एरिया में नहीं रहता। अपने घर में बेसमेंट का बताकर शायद ज़ोडिएक ने एक गलती कर दी थी। इन लेटर्स के 5 महीने के बाद 22 मार्च 1970 को ज़ोडिएक ने हाईवे 132 पे कैथलीन जॉन्स नामी खातून को किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन खुशकिस्मती से वो जान छुड़ाकर भाग निकली। जब पुलिस ने कैथलीन को ज़ोडिएक का स्केच दिखाया तो उन्होंने फौरन उसको पहचान लिया। अगले 4 सालों तक ज़ोडिएक कई लेटर्स और साइफर्स भेजता रहा। किसी में वो मर्डर्स की डिटेल बताता तो किसी में मूवी के रिव्यू लिख देता था। एक लेटर में उसने बॉम्ब की लोकेशन भी बताई, लेकिन उस लोकेशन पे पुलिस को ना ही कोई बॉम्ब मिला, ना ही कभी कोई धमाका हुआ। उसका आखिरी लेटर 30 जनवरी 1974 को रिसीव हुआ, जिसमें उसने अपने मर्डर का स्कोर कुछ ऐसे लिखा था, मी 37 SFPD 0, यानी मैंने 37 मर्डर्स किए हैं, जबकि सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट का स्कोर 0 है। पर पुलिस का कहना था कि ज़ोडिएक एग्जेजरेशन में ज्यादा नंबर्स बता रहा है, जबकि उसके तरीके से किए जाने वाले मर्डर्स की तादाद सिर्फ 5 है। पुलिस और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जैसा कि CIA ने ज़ोडिएक के बिहेवियर और उसके कत्ल करने के तरीकेकार पर गहरी रिसर्च करने के बाद ये नतीजा निकाला कि ज़ोडिएक कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि मिलिट्री ग्रेड की नॉलेज रखता है। क्राइम सीन से मिलने वाले फुटप्रिंट्स भी जिस जूते के बताए जा रहे हैं वो विंग वॉकर है जो नॉर्मली किसी मिलिट्री स्टोर पर मिलते हैं। इसके अलावा क्रिप्टोलॉजी और साइफर का एक्सपीरियंस भी हो सकता है इसने मिलिट्री में रहने के दौरान हासिल किया हो। अब क्योंकि पूरे अमेरिका में ज़ोडिएक किलर ने खौफ तारी कर रखा था और उसको खासी अटेंशन भी मिल रही थी, और इसके बीच कई लोगों ने अटेंशन पाने के लिए ज़ोडिएक होने का झूठा दावा भी किया, जिससे असल ज़ोडिएक की तलाश पुलिस के लिए और ज्यादा मुश्किल हो गई। शुरुआत में पुलिस का शक आर्थर ली एलन नामी शख्स पर गया। काफी सारे सबूत आर्थर के खिलाफ जा रहे थे। एक तो ये कि उसका मिलिट्री बैकग्राउंड था, दूसरा उसके पास से एक घड़ी मिली जिस पर ज़ोडिएक लिखा था और लोगो भी बना हुआ था, लेकिन ना ही आर्थर की हैंड राइटिंग और ना ही फिंगरप्रिंट्स ज़ोडिएक से मैच हुए। कई साल तक पुलिस की कस्टडी में रहने के बाद वो 1992 में मर गया। पुलिस का दूसरा सस्पेक्ट रिचर्ड गाइकोस्की नामी शख्स था, क्योंकि उसकी शक्ल ज़ोडिएक से मिलती थी, लेकिन इसके अलावा उसकी हैंड राइटिंग और फिंगरप्रिंट्स ज़ोडिएक से मैच नहीं हुई। इसी तरह पुलिस ने टोटल 50 लोगों को शक की बिना पर उठाया, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा मुजरिम नहीं था जिसकी सारी प्रोफाइल ज़ोडिएक से मैच करती हो। बेशक इस केस को हद से ज्यादा शोहरत मिली, लेकिन ज़ोडिएक किलर की असल शनाख्त जुर्म की दुनिया में आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिर ज़ोडिएक कौन था, उसने क्यों इतने लोगों का मर्डर किया और लाइफ आफ्टर डेथ वाली कहानी से हटकर उसका असल मकसद क्या था।
उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।